Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही बच्चे परेशान रहते हैं हिंदी माध्यम के कि कहां से चीजों को कवर करें, तो हम आपके लिए करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला लेके चल रहे हैं अलग अलग टॉपिक से। बहुत सारे टीचर्स ही आपको बता रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को पहले तो तुरंत सब्सक्राइब करिए बच्चा, ताकि आपको हिंदी माध्यम में ना लिखने में परेशानी हो, ना पढ़ने में परेशानी हो, ना ही ये समझने में परेशानी हो कि कौन सा टॉपिक पूछा जाने वाला। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहला काम करिए। दूसरा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक हम कवर ही करा रहे हैं बहुत सारे टीचर्स मिलके। साथ ही मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक कवर कराऊंगा जो कि करंट के मुद्दों से कनेक्टेड होगा। साथ में आपको पॉलिटी के पूरे टॉपिक कवर कराऊंगा जो कि आपके करंट के मुद्दों से होगा, और उसकी शाम को आपकी 7 से 8 क्लासेस लाइव चल रही है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा करंट का कौन सा मुद्दा है। आप सब जानते हैं, इस मुद्दे से वाकिफ भी हैं, बहुत जगहों पे आपने देखा रहेगा, लेकिन आपको ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस के, ठीक है, जो लेख में छपा था, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं आपके यूपीएससी में, तो इंडियन एक्सप्रेस के लेख में वो छपा था, उसकी चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा है? बिहार का कास्ट सेंसस, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है जो कि हमें पढ़ना चाहिए, हमारे प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पूरा डिटेल के साथ चलते हैं। आपका 30 सेकंड का समय लूंगा, ज्यादा नहीं बच्चों। एक छोटा सा मेरा, ठीक है, अनुरोध है आप सभी से कि जैसा कि आप अनअकैडमी पे जानते हैं कि आपको बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ाई कराई जाती है, इसी के साथ आपके लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है कि अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें किसी एग्जाम का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको डिस्काउंट तो देता है, प्लस टीचर्स कोड अप्लाई करने से, जो कि शिव5 है मेरा कोड है, इसको अप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आपके जेब में एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। तो आप शिव5 को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ध्यान रखिएगा। आइए अपने टॉपिक पे चलते, ठीक है। तो क्या हुआ है, पहले देखें न्यूज क्या छपी थी। बिहार का सर्वे डेटा रिलीज ए लुक एट द कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ऑफ द कास्ट सेंसस। बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा जारी हुआ, जाति जनगणना के जटिल इतिहास पर एक नजर डालने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि इसमें प्री का कौन सा पॉइंट निकलेगा, मेंस का कौन सा पॉइंट निकलेगा, फिर हम निष्कर्ष देखेंगे कि इसको कैसे कवर अप करना है। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों रहा, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में ला दिया गया है। हालांकि भारत की जनगणना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको ओबीसी बोलते हैं, एवं अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। SC/ST का डेटा शुरू से जारी है, लेकिन ओबीसी का डेटा नहीं जारी होता है। इस बात के लिए भी थोड़ी दिक्कतें थी। तो अब इसमें आगे क्या किया गया उस पर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में, पहले देख लेते हैं जनगणना, सेंसस इन इंडिया, ठीक है, जनगणना में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में क्या डिफरेंस है, इसको समझते चलेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई थी, औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर वे में अगर देखेंगे, सबसे पहली शुरुआत अगर देखेंगे तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, पहले इसको समझ लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप तो गलत बता दिए। 1871 में इसका प्रयास किया गया, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से जनगणना नहीं कही जा सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से प्रॉपर वे में जनगणना शुरू हुई, और उसके बाद से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती रहती, ठीक है, हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती रहती। इसको ध्यान में रख के चलना है। तो इसको ध्यान में रखना है कि 1881 रेगुलर बेसिस पे कहा जा रहा है, उस आधार पर जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, ताकि कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, कौन कौन सी समस्याएं किसके अंदर है, उसको जनसंख्या के बारे में जानकारी है, जनगणना की जानकारी है, ठीक है, कास्ट की जानकारी है, देख रहे हैं अगर परेशानियां उसमें तो उसको सुलझाने के बाद संसाधनों तक पहुंच बनाने, ठीक है, कि वो कौन से ज्यादा लोग हैं, जो कि आज भी ग्रामीण जनसंख्या है, जो भी शहरी जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या को कैसे संसाधनों तक पहुंचाई जाए, ये सारी चीजें, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने, यानी कि इसमें भी जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाया जाए, इसकी बात हो रही है। और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है, यानी सीटों के आवंटन। परिसीमन क्या करता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, साथ में आपके विधानसभा की सीटों का आवंटन करता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है जब भी जनगणना होती है। अभी जो जनगणना आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से जनगणना का डेटा लेट हो गया, तो 2024-25 की जो जनगणना होगी, उसके बाद 2026 में परिसीमन भी आना है, जिसके बाद बहुत सारे काम होने, इसको भी ध्यान में रख के चलना है।
बात करें, हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है, जो विशेषीकृत आकलन के लिए अनुपयुक्त है कि यार आप कैसे जाति जनगणना करें इस आधार पर, ठीक है, इसकी आलोचना की जाती है कि आप बांटने की कोशिश करें। लेकिन इससे क्या परिणाम होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है, इस पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसको SECC भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, शॉर्ट फॉर्म कभी कभी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। बोले सेट पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य अभाव संकेतकों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करना था। इसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी 1931 में। ऐसे भारतीय परिवारों की जिनकी आर्थिक स्थिति कैसी, उसके बारे में जानकारी निकालना, उसके बारे में डेटा निकालना, ताकि समझ में आए कि भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है, यह विभिन्न जात समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट जाति नामों पर डेटा एकत्र किया गया था। कि अंग्रेजों की एक आदत थी, जब देखते थे ऐसे कोई मुद्दे जिसमें झगड़ा हो सकता है, झगड़ा कैसा होगा, जातिवाद के नाम पे सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, आप जानते हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड और जातिवाद, इन बात पे आप देखिए हमेशा झगड़ा बना रहे। आप बहुत सारे न्यूज ऐसे सुनेंगे, बहुत ऐसे कारण हुए, बहुत बार ऐसे घटनाएं घटित हुई जहां पे जाति आधारित दंगे फसाद झगड़े देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड भी होते हैं, जाति आधारित भी होते हैं, और अंग्रेज इसको लड़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मानते थे। तो एक तरह से तो आर्थिक स्थिति जानना ही था, ठीक है, ताकि इनको पता चल सके कि किस आधार पर और शोषण कर सकते हैं, क्योंकि ये शोषण करने वाले लोग ही थे अंग्रेज। ठीक है, दूसरा, इनको विभिन्न जाति समूहों की आर्थिक स्थिति इसलिए निकालनी थी ताकि एक डेटा दिखा सके कि देखिए आप ST SC है या आप और किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका शोषण किया गया, आप गरीब रह गए। इस आधार पर एक तरह से झगड़ा करवाने वाली भी प्रैक्टिस करनी थी, इस वजह से इसको क्या निकाला गया था, ठीक है, सेट को निकाला गया। बात करें भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का इतिहास कैसा रहा, ठीक है, भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1921 तक की जातियों की सूचना शामिल है। ठीक है, वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि क्या हो सके, ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात में लड़ाई झगड़ा ना हो कि आपकी एकता अखंडता इस बात के लिए खतरे में पड़ी जा रही है क्योंकि किसी जाति का, ठीक है, आपने जनगणना जारी की और उस आधार पर लोग बोले कि नहीं ये तो ज्यादा है, तो कम है, इनको ज्यादा मिला, इनको कम मिला, हमें मिला ही नहीं, हम तो यहाँ पे एकत्रित होना चाहिए, हमें यहाँ पे एकत्रित होना चाहिए, हमें ग्रुप बना के इसके लिए अलग से व्यवहार करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती है, जिससे आपकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। इसी आधार को बनाकर, ठीक है, 1951 में क्या गया, जातिगत आंकड़े जारी करने बंद करने की घोषणा की गई। इसको ध्यान में रखना है। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना नए सिरे से आह्वान किया जा रहा है। फिर से इसके बाद चर्चा शुरू कर दी गई है कि इसको फिर से शुरू करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करेंगे तो आपके प्री का भी पॉइंट बनेगा, आपका मेंस का भी पॉइंट बनेगा। प्री का पॉइंट कैसे बनेगा, जो वन लाइनर ऐसे होंगे जो कि एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे प्रॉपर वे में। आपको लगता है कि नहीं वो काम के नहीं, वो बहुत काम के हैं, क्योंकि आपका जब स्टेटमेंट एक तैयार होता है यूपीएससी में तो 4 स्टेटमेंट से ही आपको चूज करना पड़ता है, तो स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, मेंस भी उसी स्टेटमेंट को कवर करके उसी से 2-4 पॉइंट और ऐड करके उसको बनाने का, आंसर बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। जातिगत जनगणना का महत्व क्या है, इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भारत के कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर से समझिए। बोले भारत के कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी मौजूद है। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात भले होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, तो आपका आर्टिकल 17 कहता है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता उल्लंघन, यानी कि अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, छुआछूत जैसी भावना नहीं चाहिए। लेकिन आज भी देखिए बहुत सारी जगहों पर अभी भी बहुत सारे वीडियोज आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूज देखने को मिल जाएंगे जहां पर जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। वहीं अगर बात करें जातिगत जनगणना वंचित समूहों के, ऐसे जो वंचित समूह है इनकी पहचान करने में काम आएगी, उनके लिए नीति निर्माण, ताकि उनका भी उत्थान किया जा सके और उनको मुख्य धारा में लाने का मतलब क्या होता है कि जैसे पढ़ाई लिखाई शिक्षा देना,
ठीक है, रोजगार जनरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लाइट, पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, घर उपलब्ध कराना, शौचालय उपलब्ध, मुख्य धारा में लाने की बात करना। ठीक है, ये सारी चीजें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उन्हें मुख्य धारा में लाना। ठीक है, विभिन्न जाति समूहों के विवरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर अवस्थित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगर जातिगत जनगणना होती है तो इस आधार पर कम से कम आपके पास ये डेटा है कि कौन से जाति समूह कहां पर स्थित है, उनकी स्थिति क्या है, कितना उनका लेखा जोखा है, क्या वो ग्रामीण जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है, वहां के हालात क्या है। आप इस आधार पर अगर आपके पास प्रॉपर डेटा है तो आप वहां पे लक्षित समूह को लक्ष्य बनाकर कि भाई इस जाति के समूह को, ठीक है, प्रॉपर वे में हमें क्या मुख्य धारा में लाना है, तो एक लक्षित समूह बनाकर आप उस पर काम कर सकते हैं और उनका विकास बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसकी बात हो रही है कि ये जरूरी भी है। ठीक है, तो इसको लेके पॉजिटिव सेंस में बात करनी है। बात करें संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। बात करेगा ओबीसी और अन्य समूहों की जनसंख्या पर सटीक आंकड़े के बिना संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना कठिन हो रहा। आप देखिए ओबीसी, अगर इसको सरल भाषा में ऐसे बोलूं तो ओबीसी कैसे कर दिया गया। अब जितनी भी आपको देखिए कुछ भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक फायदा हो जाएगा इससे मेरा या कुछ ऐसा हो जाएगा, सबको ओबीसी कास्ट में डाल देते। कटाव देखिए आपको मैं सच बताता हूँ, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसका दंश झेल रहे हैं। आप देखिए स्टेट पीसीएस की कटाव कुछ समय बाद यूपीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ओबीसी की कटाव ज्यादा जाएगी। क्यों ज्यादा जाएगी ओबीसी कटाव? क्योंकि इतनी ओबीसी कास्ट उसमें शामिल हो जाएंगे कि तैयारी करने वालों की संख्या बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियस है उनकी कटाव ज्यादा ही जाएगी। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्ता की बात हो या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से या सच में जिनको आवश्यकता थी उसकी भी जरूरत थी, ऐसा नहीं कि सबको ऐसे डाल दिया गया, सच में आवश्यकता थी उनकी भी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जिनको भी ओबीसी में डाला गया है अब वो क्या हो गया, बहुत ही बड़ी जनसंख्या हो गई। अगर उसके बारे में हम जानकारी सटीक आंकड़े नहीं जुटा पाएंगे तो हम उसमें से समझ नहीं पाएंगे कि हमें किन्हें किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी बहुत ही जरूरी था। ठीक है, बात करें अगर जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। कैसे? यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करें और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दें। यानी लक्षित समूह, टारगेटेड ग्रुप बनाया जाएगा कि देखो इस समूह को इस चीज की आवश्यकता है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इस समूह को इस चीज की आवश्यकता है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इस समूह को, किसी को मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, किसी को रोजगार की जरूरत है, किसी को रोजगार के साथ साथ भाई आदमी शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इसकी जरूरत है। इसी के साथ साथ लोग क्या चाहते हैं, मुख्य धारा में आके अच्छी शिक्षा मिले, भाई इंग्लिश मीडियम से हर कोई पढ़ना चाहता है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी नौकरियां मिले उनके बच्चों को। तो ऐसे में क्या, एक आप ग्रुप क्रिएट करके, लक्षित ग्रुप को क्रिएट करके उनके लिए जो भी आवश्यकता है उसको आसानी से पूरा करके आप उनका समावेशी विकास यानी तेजी से विकास कर सकते हैं और ऐसे पूरे समाज का विकास होगा। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक। बात करें अगर सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए कि ओबीसी और अन्य समूहों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालांकि जनसंख्या पर उचित आंकड़े के बिना इन नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हमें पता ही नहीं है कि ओबीसी में कितनी जनसंख्या है, तो हम कैसे उनको, ठीक है, लक्षित ग्रुप तैयार करेंगे और कैसे उनको सुविधाएं दे पाएंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओबीसी में शामिल है, ठीक है, और उसके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उसको ओबीसी के तहत वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें आंकड़े होना बहुत जरूरी है जनगणना के, ताकि एरिया वाइज भी पता चल सके कि कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, कम है तो क्या उनके पास सुविधाएं हैं, ज्यादा है तो क्या उनके पास सुविधाएं हैं कि नहीं। इन सारी चीजों को हम एक तरह से टारगेट करके देख सकते हैं ताकि उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जातिगत जनगणना ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन परिणामों की निगरानी में मदद कर सकती है जिससे नीति निर्माताओं को उनकी निरंतरता संशोधन के संबंध में सूचना संपन्न निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि जो भी नीति निर्माण हो ऐसे लोग के बारे में जब जानकारी रहेगी तो प्रॉपर वे में उसी आधार पर नीतियां बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, उस लक्षित ग्रुप के लिए फायदा होगा और उनका समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है क्योंकि सब जगह से जब आपका विकास होगा
तब जाके आप उत्थान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तब जाके आप मुख्य धारा में शामिल होंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि उस लक्षित ग्रुप को आगे बढ़ाना। बात करें अगर आगे, भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लिए भी जरूरी है कि जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न रंग रहा है, हम जानते हैं शुरू से ही, जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सामाजिक संबंध दो जातियों के बीच, ठीक है, तो आर्थिक अवसर, ठीक है, हम आपस में देखते हैं कि एक दूसरे का विकास कैसे हो, ठीक है, उसी के साथ राजनीतिक गतिशीलता, बहुत सारी पार्टियां जाति आधारित ही बनी है, ठीक है, बहुत बार जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, बहुत बार जाति के आधार पर ही सारी चीजें चलती है, तो राजनीतिक गतिशीलता भी इससे बड़ी रहती है। तो आप देखिए ये सब चीजें चल रही हैं साथ में, तो इसी आधार पर देखें तो जातिगत जनगणना भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है, और कैसे, जो सामाजिक ताने बाने और विभिन्न जात समूहों के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाल सकती है कि इतनी विविधता के बाद भी हम एकता के साथ भारत की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता को बनाकर चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही बात भी है। इतनी विविधता में भी हम अपनी देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। जहां देश की बात आती है हम सब खड़े हैं, वहां ना कोई जाति है, ना ही कोई कम्युनिटी है, ना ही कोई ऐसे लोग हैं जो देश से दूर भाग रहे हैं, सब देश के लिए हैं, और जहां ऐसी कोई बात आती है हम सब एक हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आइए बात करें, यह आंकड़ा सामाजिक गतिशीलता की बेहतर समझ पाने में योगदान भी करता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात करें अगर आगे इस संवैधानिक अधिदेश की बात करें कि कौन से संवैधानिक अधिदेश आए, तो भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर रहा है। अनुच्छेद 340 क्या कहता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। आयोग बनेगा तो काम किस पे करेगा, जब आपके पास जनगणना के आधार ही नहीं। आपने बोला ठीक है, ये तो आपने शामिल कर लिया कि एक आयोग बना लो, आयोग किस पे काम करेगा, जब उसको पूरी जानकारी रहेगी, उस लक्षित समूह को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ये समूह बना हुआ है, ठीक है, ओबीसी, यहाँ पे ओबीसी लोग रहते हैं और ओबीसी के ये परेशानियां हैं। जब उसके पास वो आंकड़ा रहेगा और डेटा रहेगा जनगणना का, तो बहुत अच्छे तरीके से आयोग उस पर काम कर सकता है, उनके विकास में मदद कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें अगर जातिगत जनगणना के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। देखिए आपके मेंस के पर्पज से बता रहा हूं मैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष है, लेकिन मिस करके क्या लिखेंगे निष्कर्ष में कि सकारात्मक वे में समझ में आ जाए। जाति व्यवस्था की पुष्टि, जाति जनगणना के विरोधियों का तर्क यह है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को सबल ही करेगी, यानी कि लोगों को इस बात पर ध्यान आकर्षित करेगी कौन किस जाति का है। अच्छा, आपकी जाति के लोग तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, आपकी जाति के लोग कम हो रहे हैं, हमारी जाति वाले बढ़ ही नहीं पा रहे, आपस में एक टकराव की स्थिति पैदा होगी, इसके इनका तर्क है। ठीक है, सबको उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ये बाय डिफॉल्ट आपके फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। इस बात का ऐसा कोई महत्व नहीं इस विशेष की नहीं, उनके ऊपर ये चीज नहीं की जा रही, लेकिन हाँ उनकी सामाजिक प्रगति के लिए, भारत के नागरिकों की सामाजिक प्रगति के लिए सब एक समान उत्थान कर सके, इस बात के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए और ये आवश्यक है। बाकी आपके फंडामेंटल राइट्स में सबके लिए समान अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि हमें जानकारियां नहीं होती, इस वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। बात करें अगर आगे कि जातियों को परिभाषित करना कठिन है, जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं, हम सबको पता है। ठीक है, जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है, क्योंकि एक ही जाति में इतने सारे ग्रुप हैं। ठीक है, एक ही जाति में अलग अलग सरनेम लिखने वाले हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि अगर मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण में भी अगर मैं कोई नाम लिख रहा हूं, तो ऐसे ढेर सारे अलग अलग नामों के साथ, अलग अलग सरनेम के साथ ढेर सारे ब्राह्मण, इतनी सारी जातियों को कवर करके, ठीक है, उसको लिखना ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर इस बात की जा रही है कि जाति जनगणना के जातियों को स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी कि कौन किस जाति में शामिल है। ठीक है, आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि होगी और ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे कि झगड़े लड़ाई हो, कौन किस ग्रुप में शामिल है। कोई बोले कि भाई मैं एससी में हूँ, कोई बोले मैं एसटी में, कोई बोले मैं ओबीसी में, मुझे क्यों एससी में शामिल करिए, कोई बोले यार मैं एससी में था मुझे उठा के ओबीसी में क्यों शामिल कर लिए, ओबीसी बोले मुझे जनरल में क्यों शामिल कर लिए। अब इसमें क्या होगा, झगड़ा टकराव की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, उसकी बात हो रही है। आगे बात करें
कि सामाजिक विभाजन की भी वृद्धि होगी। कैसे? कुछ लोगों का तर्क है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है, इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। उनका मानना है कि लोगों में अंतर या पृथकता को उजागर करने के बजाय उनके बीच समानता पर बल देना राष्ट्रीय एकता के लिए अधिक लाभप्रद होगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि अगर हम उजागर कर रहे हैं किसी चीज को, कि कहीं पे हम दिखा रहे हैं कि यार एसटीज का ग्रुप कम है, या एससीज का ग्रुप कम है, या ओबीसी का ग्रुप कम है, तो कहीं उनका शोषण ना होने लगे, या कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं लोगों को इस बात से चिढ़ना होने लगे, उनका शोषण न करने लगे। इस आधार पर ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको सबके सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए सबके लिए एक समान चीजें करने की आवश्यकता है, ना कि उनको अलग अलग जातियों में कन्वर्ट करके, उनका जनगणना करके उनको अलग करके बताने की जरूरत है कि आप इस जात की, आप इस जात की, आप इस जात की, आपके क्षेत्र में ये जाति रहती है, आपके क्षेत्र में ये जाति रहती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर आगे, ठीक है, कि जातिगत जनगणना पर सरकार का क्या रुख है, तो भारत सरकार ने वर्ष 2021 में लोकसभा में कहा था कि उसने नीतिगत तौर पर जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं करने का निर्णय लिया है। यानी कि स्टैंड साफ है कि ये नहीं कराना चाहते हैं। बिहार ने कराया, बात अलग है, भारत सरकार ये नहीं कराना चाहती। ठीक है, वहीं अगर बात करें सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की भूमिका क्या होगी अगर देखा जाए, तो वर्ष 2011 में आयोजित सेक्स जाति संबंधी सूचना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर व्यापक आंकड़ा एकत्र करने का प्रयास किया गया था। हुआ क्या? हालांकि आंकड़े की गुणवत्ता और वर्गीकरण से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में विद्यमान चिंताओं के कारण सेक्स में एकत्र किए गए जात के कच्चे आंकड़े, जो रॉ डेटा था, अभी तक जारी नहीं किया गया, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि क्या आंकड़े एकदम सही है या गलत तरीके से गणना तो नहीं कर ली गई। क्योंकि आप जानते हैं इतनी जातियां हैं, कौन सी जाति किस समूह में शामिल है, आपने गलत तरीके से गणना कर ली तो पूरा वो जातिगत आंकड़े खराब हो जाएंगे। तो इस आधार पर वो जो रॉ डेटा है अभी तक जारी नहीं किया गया है। 2011 के बाद से आप सोच सकते हैं प्रभावी ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, कच्चे आंकड़े को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें अभी भी कार्यान्वयन के लिए लंबित है। यानी कि अभी तक कोई डेटा जारी नहीं किया गया, समिति की सिफारिशें भी वैसे लटकी हुई है, इसको ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, बात करें आगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पे, यानी कि निष्कर्ष अगर देखें तो जातियों और उपजातियों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन आयोजित किया जा सकता है, ताकि पता चल सके कि कौन किस समूह में शामिल है। इसी के अलावा आंकड़े के चुनाव जीतने के लिए मतभेदों को गहरा करने और ध्रुवीकरण बढ़ाने का हथियार नहीं बनना चाहिए। इसको भी ध्यान रखना है कि कहीं उसी चीज को लेकर, ठीक है, लोग अपनी पार्टी के सारे नेता उतार देंगे, कहीं पे एससी ज्यादा है तो एससी नेता, कहीं पे एसटी ज्यादा है एसटी नेता, कहीं पे अगर कोई और जाति ओबीसी ज्यादा है तो वहां पे, हालांकि होता अभी भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर आपके पास डेटा रहेगा तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण वाली राजनीति, यानी कि उधर उसी चीज का झुकाव होने के बाद फिर उसी को लेकर एजेंडा बनाने की बात होगी और एक गड़बड़ मामला होगा। इसे एक वृहद और विविध लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बिखराव और संकुचन का कारण नहीं बनना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा होगी, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। एआई टूल इस समय बहुत ही एक्टिव है, आप जानते हैं, प्लस और भी मशीनें हैं जो इसके लिए काम आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप डेटा का संग्रहण करके, डेटा का विश्लेषण करके अच्छे तरीके से उसको अपडेट कर सकते हैं। ओबीसी के अंतर्गत आने वाले कम प्रतिनिधित्व प्राप्त उपजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ओबीसी का उप वर्गीकरण किया जाना भी जरूरी है, जिसके लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इनके भी आर्थिक आधार पर इनको, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाए, ताकि पता चल सके कि भाई जिनको सच में चाहिए, जरूरत है, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जिनको जरूरत नहीं थी उनको मिल गया। इस आधार पर इसको, ठीक है, दो वर्गों में विभाजित किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात करें अगर इसके निष्कर्ष की, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यद्यपि जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद है, सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देना और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी और अन्य समूहों की आबादी पर सटीक आंकड़े होना आवश्यक है, ताकि इनको हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल कर सके, मुख्य धारा में शामिल कर सके। जिनके पास वो चीजें नहीं पहुंच सकी उनके लिए मूलभूत सुविधाएं और अन्य सुविधाएं जो उनके लिए जरूरत है उसको पहुंचा सके। ठीक है, इसके लिए जरूरी भी है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है, ताकि हमें पता चल सके कि किस एरिया में कौन है और किस आधार पर वो अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं और उनको क्या जरूरतें हैं, उसके बारे में सरकार सोच सकती है।
नीति निर्माताओं के लिए भी अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि पक्ष विपक्ष के तर्क समझने चाहिए और जहां पे सामाजिक सद्भाव पैदा हो, जहां पर उनकी उन्नति अच्छे तरीके से हो, मुख्य धारा में उनको लाया जा सके जो पिछड़ गए हैं, ठीक है, ऐसे लोग के विकास की बात करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये आर्टिकल यही समाप्त हो रहा है। आप इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ढेर सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप CU5 कोड यूज कर सकते हैं हमारा, जिससे आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे। तो चलिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।